हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों पार्टी, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं मेरे प्यारे सारे जमूरे? आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट लेट लेट। हाँ, 5 मिनट लेट हो गए। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, रोज डीपीपी नहीं आ रहा? नहीं बेटा, डीपीपी तो रोज मिलता है, ध्यान से देखो। चलिए, चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास आज की। पिछली क्लास में, कल की क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, और उसी को हमें आज आगे बढ़ाना है। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था, फटाफट से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। कल की क्लास में हमने जाना था क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग, और हमने देखा था 5 क्राइटेरिया होते हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए। गर्मी क्यों लग रही है यार? 5 क्राइटेरिया होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। 5 क्राइटेरिया होते हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए, दैट इज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। जिसमें से हमने जाना था कल की क्लास में कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों कैसे थे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और बाकी के तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो कल की क्लास में हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ते हैं बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म को, कॉन्शियसनेस को, एंड वी विल डिस्कस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो फिर रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उड़ाएंगे अपना मेटाबॉलिज्म, देन कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा हम जानेंगे अबाउट टेक्सोनॉमी। ओके, तो ये है हमारा आज का टारगेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मेटाबॉलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी मेटाबॉलिज्म से। चलिए, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, थोड़ा धुंधला आइडिया तो हम सबको है ही। सबसे पहले, कोई भी बेड पे नहीं बैठेगा, टेबल चेयर पे बैठेंगे, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन, कमर सीधी, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, और बॉटनी कॉपी सामने होनी चाहिए, और मेरे साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते चलो, और नोट्स बनाते बनाते याद करते चलो। चलो, तो मेटाबॉलिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हर एक सेल के अंदर चल रही हैं केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के हर एक सेल में चल रही हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो फिनोमिनन हमारी बॉडी में चल रहा है, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, so all the chemical reactions occurring in all the cells of our body that are metabolic reactions, और इस फिनोमिनन को हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म भी मोटे तौर पर 2 तरह का होता है, इट कैन बी एनाबॉलिज्म और इट कैन बी कैटाबॉलिज्म। यानी कि जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल में चल रही है, वो भी 2 तरह की हो सकती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। हमारी बॉडी के हर एक सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, राइट। जब हम खाना खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने पर बनता है CO2 एंड वाटर। तो ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब वो टूटा तो क्या बना, CO2 एंड वाटर, और CO2 और वाटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन उल्टे हाथ पर कैसी हो जाएगी, जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं।
जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का जस्ट ऑपोजिट हो गया। वहां पर दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर CO2 और H2 मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। यानी कि हमारी बॉडी में दो तरह की रिएक्शंस चल रही हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, और इन सारी रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं और इस फिनोमिनन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, तो चलो फटाफट से ये पहले नोट डाउन करते हैं, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो, फिर आगे हम इसके बारे में कुछ और टिपिकल स्टेटमेंट्स देखेंगे। चलिए, सो ऑल द सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस all these sets of, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो बेटा, all these sets of chemical reactions occurring in our body या occurring in the cell or body of an organism तो ऑल दी सेट्स ऑफ, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चल रही हैं, आर कॉल्ड एज, इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड, और ये जो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ओके, समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, खूब सारी केमिकल रिएक्शंस, उन सबको मिलाकर हमने क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो फिनोमिनन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का जो फिनोमिनन है हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में, उसे हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म के भी अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं बेटा, तो वो भी दो तरह के हो सकते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया वो हो सकता है एनाबॉलिज्म, और वो हो सकता है कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के भी दो टाइप हमारे सामने हो गए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। राइट? ठीक है बेटा, इतना समझ आया? इतना समझ आया? चले आगे। डन एवरीवन? चलिए, तो आगे चलेंगे। अब देखते हैं कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जिन्हें हमने कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस बोला है, आ जाओ इन्हें समझते हैं। पहले जानते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस हो गई बेटा? दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे बेटा, और साथ साथ लिखते लिखते समझते भी चलेंगे क्या लिख रहे हैं, याद करते चलेंगे लिखते लिखते। दोज रिएक्शंस इन विच large molecule breaks down, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रेस्पिरेशन का, जहां पर ग्लूकोज, जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है, टूटकर CO2 और वाटर देता है। राइट? तो वैसे तो मैं रेस्पिरेशन चैप्टर में तुम्हें पढ़ाऊंगी कि
रेस्पिरेशन सही मायनों में कैटाबॉलिक नहीं, पूरी तरह कैटाबॉलिक नहीं, बल्कि ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन होती है, लेकिन वो हम वहीं पढ़ेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कह देते हैं मोटे तौर पर, अदरवाइज वो एक एम्फीबॉलिक रिएक्शन होती है, ये हम समझेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक, चलिए दूसरा टाइप का रिएक्शन हमारा आ गया एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस हम कह सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसी रिएक्शंस जिनमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म large molecule. ओके, टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल आपका लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, राइट। यहां पे हम क्या कहते हैं बेटा कि CO2 और वाटर जो एकदम छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म और ये हो गया हमारा एनाबॉलिज्म। हाँ, ओके बेटा, कैटाबॉलिज्म मीन्स अकरेंस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म मीन्स अकरेंस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर ऑल ऑफ यू, डन दिस मच? इतना सारे बच्चों ने लिख लिया बेटा, आगे चले, एवरीवन डन विद दिस? चलिए, अब इसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने कल ही मैम ने बताया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, माने कि वो कभी भी नॉन लिविंग एंटिटीज में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म आपको किसी टेबल, चेयर, पहाड़, इन सब चीजों में देखने को नहीं मिलेगा। मेटाबॉलिज्म केवल और केवल लिविंग सेल्स में देखने को मिलेगा, राइट? तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि ऐसी क्या चीज है कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, ये जिन रिएक्शंस की हमने अभी बात करी, इस तरह की रिएक्शंस केवल लिविंग सेल्स में देखने को मिलती हैं, किसी टेबल, चेयर, मिट्टी के टीले, पहाड़ में क्यों नहीं देखने को मिलती इस तरह की केमिकल रिएक्शंस? ऐसा क्या है लिविंग सेल के पास कि वहां इस तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं? मुझे चैट बॉक्स में जवाब दो, जो बच्चा जानता है। जो बच्चा जानता है चैट बॉक्स में जवाब दे, जल्दी से, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। रिप्रोडक्शन इनकम्प्लीट कहाँ है बेटा? रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया कल। कुछ भी लिखते हो चैट बॉक्स में, इरिटेट करते हो बिना बात के। कहाँ है रिप्रोडक्शन इनकम्प्लीट? है जो कुछ था रिप्रोडक्शन में कल बता दिया, जितना आता है रिप्रोडक्शन में बता दिया, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है रिप्रोडक्शन। हाँ, यस, गुड। तो एक दो बच्चों ने बीच में लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है, सृष्टि कुमारी ने लिखा है एंजाइम्स, वेरी गुड। स्पर्श ने भी लिखा है एंजाइम। तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि दे हैव एंजाइम्स, वेरी गुड। शिवम ने लिखा है एंजाइम्स, गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बात है। रिप्रोडक्शन इनकम्प्लीट नहीं है बेटा, जितना बताना था रिप्रोडक्शन में वो बता दिया है आपको, कोई इनकम्प्लीट नहीं है। कल हमने आपको बता दिया है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। फिर हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताए, फ्रैगमेंटेशन, उनके एग्जाम्पल्स बताए, और ये भी बताया कि क्यों रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे डिटेल रिप्रोडक्शन की डिटेल रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताएंगे। चलिए, कुछ इनकम्प्लीट नहीं, रिप्रोडक्शन पूरा हो गया, कुछ नहीं छूटा उसमें। हाँ, तो यहां पर चलते हैं। क्या बोला बेटा हमने
कि ऐसा क्या है लिविंग सेल्स के पास कि उनमें इस तरह की रिएक्शंस होती हैं और किसी नॉन लिविंग एंटिटी में नहीं होती, तो हाँ, हम कहेंगे इनके पास होते हैं बायोलॉजिकल एंजाइम्स। जितने भी किसी टेबल, चेयर या मट्टी के टीले या पहाड़ के पास इस तरह के एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसीलिए वहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती हैं। तो हम कहेंगे कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इन लिविंग सेल्स in living cells, these reactions are possible लिविंग सेल्स में इस तरह की रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं ड्यू टू बायोलॉजिकल एंजाइम्स। ड्यू टू बायोलॉजिकल एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, इसको मैम आपको पढ़ाएंगी जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह वो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, किस तरह उनकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये सब कुछ आप डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना जानो कि जितनी भी बॉडी में हमारी रिएक्शंस हो रही हैं वो किसकी बदौलत हो रही हैं, वो एंजाइम्स की बदौलत हो रही हैं। चलिए, इतनी कहानी समझ में आई। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है और वो ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, राइट। हमारे सेल्स में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिन्हें हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा। तो सवाल हमारे सामने एनसीईआरटी ये पूछती है कि हमारे सेल्स में जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, क्या हम इन्हें सेल के बाहर आर्टिफिशियल कंडीशंस में करवा सकते हैं या नहीं। जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं बेटा, लेबोरेटरी कंडीशंस, जो आर्टिफिशियल कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इन विट्रो कंडीशंस। क्या कहते हैं? इन विट्रो कंडीशंस, या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन, या लेबोरेटरी कंडीशन, या फिर सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम मतलब एक लिविंग सेल के बाहर। तो सवाल यह आता है कि हमारे लिविंग सेल्स में जो इतनी सारी रिएक्शन चल रही हैं, क्या हम इन्हें सेल फ्री सिस्टम में करा सकते हैं, माने कि लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में, या इन विट्रो कंडीशंस में करवा सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा हां, करवा सकते हैं। सपोज कोई रिएक्शन है, सपोज यही रिएक्शन ले लो कि ग्लूकोज टूटकर CO2 और वाटर दे रहा है। क्या ये रिएक्शन को मैं करवा सकती हूं लेबोरेटरी में? तो मैं कहूंगी हां, करवा सकती हूं, बशर्ते मुझे करना क्या होगा कि मुझे लेबोरेटरी में वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी, वो सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने होंगे जो इस रिएक्शन को करवाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे वो सारे एंजाइम्स प्रोवाइड करवाने होंगे जो इस रिएक्शन को करवाने के पीछे जिनका हाथ होता है हमारे सेल्स में। अगर हम वो एंजाइम्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नहीं करा सकते, राइट। तो सवाल ये है कि हां, हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी करा सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम एंजाइम्स प्रोवाइड करें और वो सारे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करें जो रिएक्शन कराने के लिए जरूरी होते हैं, राइट। तो आ जाइए, दूसरे इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं एनसीईआरटी की, दैट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस can be performed in, हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवा सकते हैं इन, कहां? इन विट्रो कंडीशंस। इन विट्रो कंडीशंस, या फिर बेटा इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लैब कंडीशन,
इन विट्रो कंडीशन कह लो या लैब कंडीशन कह लो या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन कह लो, या फिर बेटा जी आप इसको सेल फ्री सिस्टम कह लो। सेल फ्री सिस्टम कहने का क्या मतलब है? सेल के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम इन विट्रो कंडीशंस या फिर आर्टिफिशियल कंडीशंस या फिर लेबोरेटरी कंडीशंस या फिर सेल फ्री सिस्टम में करा सकते हैं, कैन बी परफॉर्म्ड। एंड दीज रिएक्शंस, और ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं, these reactions are called as isolated metabolic reactions। क्या कहते हैं हम ऐसी रिएक्शन को? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आइसोलेट का मतलब जिन्हें हमने सेल से अलग कर दिया है। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। तो ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे हमने सेल से अलग कर दिया है, माने कि जो सेल में नहीं हो रही है, ऑब्वियसली लेबोरेटरी कंडीशन में हो रही है, ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है, तो आप कहोगे ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसको हम कहां करा रहे हैं? आर्टिफिशियल कंडीशन में करा रहे हैं, सेल फ्री सिस्टम में करा रहे हैं या लेबोरेटरी में करा रहे हैं, ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। राइट? लेकिन यह तभी मुमकिन है, ऐसा तभी हो सकता है जब हम क्या करें बेटा? These reactions are possible only when enzymes and raw materials are provided। इस तरह की रिएक्शंस हम तभी करा सकते हैं लेबोरेटरी में जब हम प्रॉपर एंजाइम्स प्रोवाइड करें और वो सारे रॉ मटेरियल्स दें जो रिएक्शन कराने के लिए जरूरी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लिख लिया सबने बेटा? एवरीवन डन? लिख लिया बेटा? एक शब्द होता है बेटा इन वीवो, अगर आप जानना चाहो, एक शब्द होता है इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है अंडर नेचुरल कंडीशंस। मतलब दो शब्द होते हैं, एक होता है इन वीवो और दूसरा शब्द होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कि आप कोई भी काम वहां करा रहे हो जहां वो नेचुरली नहीं होता। अगर आप कोई भी काम वहां करा रहे हो जहां वो नेचुरली नहीं होता है, उसे इन विट्रो कहते हैं। लेकिन अगर कोई काम वही हो रहा है जहां भगवान जी ने उसको करने के लिए बोला है, मतलब कोई रिएक्शन अगर हमारे सेल में चल रही है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर हमारे सेल के अंदर ही चल रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन वीवो कंडीशन। राइट बेटा? तो इन वीवो का मतलब नेचुरली जो काम जहां हो रहा है उसे हम इन वीवो कंडीशन कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी काम को आर्टिफिशियली कहीं और कराते हैं तो उसको हम इन विट्रो कंडीशन कहते हैं। राइट? जैसे आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है आईवीएफ टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमीट होता है उनको लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज करा के जाइगोट बना देते हैं
और फिर माँ के गर्भ में डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। नेचुरली ये कहां होता है? माँ के यूट्रस में, यानी कि इन वीवो पोजिशन। और जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जो आजकल हम आईवीएफ टेक्निक अपनाते हैं, वो भी एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल आप ले सकते हो, राइट। चलिए बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी, यस। चलिए आगे चलेंगे। अब एक सवाल और यहां पे पूछती है हमसे एनसीईआरटी। क्या पूछती है? आ जाओ देखते हैं। ये मेरा एक आर्टिफिशियल सेटअप है। ये क्या है बेटा? ये एक आर्टिफिशियल सेटअप है, और इस आर्टिफिशियल सेटअप में सपोज ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है कोई। ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि आर्टिफिशियल सेटअप में हो रही है, ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूं, ध्यान से जवाब देना कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर्टिफिशियल सेटअप में अभी चल रही है, क्या मैं इसे अभी, इस पूरे सेटअप को, क्या मैं लिविंग थिंग कह सकती हूं, या मुझे इस सेटअप को नॉन लिविंग थिंग कहना चाहिए? चैट बॉक्स में बताओ, बताना बेटा, बताओ बेटा। अगर मैं आपको कह रही हूं कि मैं कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर्टिफिशियल सेटअप में करा रही हूं बेटा, तो आप बताओ इस दौरान ये आर्टिफिशियल सेटअप को मुझे लिविंग थिंग कहना चाहिए या नॉन लिविंग थिंग कहना चाहिए? जल्दी से बताओ। ओके, तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग कहना चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं लिविंग थिंग भी कहना चाहिए। ओके, अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि इस सेटअप को मुझे नॉन लिविंग थिंग कहना चाहिए, और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमें इस सेटअप को लिविंग थिंग कहना चाहिए। ओके, तो सुनो बेटा ध्यान से, एनसीईआरटी की ही लाइन है कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अभी आर्टिफिशियल सेटअप में चल रही है, इस पूरे सेटअप को ना तो मैं नॉन लिविंग थिंग कह सकती हूं। मैं इसे नॉन लिविंग थिंग क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि इस तरह की रिएक्शन किसी नॉन लिविंग थिंग में होती ही नहीं है, और ना ही मैं इस सेटअप को अभी इस दौरान लिविंग थिंग कह सकती हूं कि भैया लिविंग थिंग कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। मुझे आप लिविंग थिंग कहते हो क्यों? क्योंकि मैं सांस ले रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं बात कर रही हूं, मैं रिस्पॉन्स दे रही हूं। इस आर्टिफिशियल सेटअप को मैं लिविंग थिंग कैसे कह सकती हूं? क्योंकि इस आर्टिफिशियल सेटअप में कोई लिविंग रिएक्शन हो रही है, तो क्या मैं इसे लिविंग थिंग कह दूं? नहीं कह सकती ना बेटा। तो इस आर्टिफिशियल सेटअप को अभी इस दौरान ना तो मैं नॉन लिविंग थिंग कह सकती हूं क्योंकि इसमें कोई लिविंग रिएक्शन चल रही है, और ना ही मैं इसे लिविंग थिंग कह सकती हूं। लेकिन हां, ये तय है कि ये जो रिएक्शन इस आर्टिफिशियल सेटअप में चल रही है, दिस रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस कभी भी नॉन लिविंग एंटिटीज में नहीं होती है। इस तरह की रिएक्शन केवल और केवल लिविंग सेल्स में देखने को मिलती है, राइट। तो आ जाइए एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं। मैं आपको ये एनसीईआरटी की लाइन वहीं से दिखा देती हूं। अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो बेटा। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो, तो हम वही एज इट इज लाइन एनसीईआरटी की ही सीधा उठा लेते हैं। लेट्स सी एनसीईआरटी क्या कह रही है। हम्म, अरे इसमें गायब ही कर दिया। हाँ, सीधा डाइवर्सिटी से क्वेश्चन दे रहे हैं। नई एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट दे ही नहीं रखा है, ये वाला पार्ट हटा दिया है। ओह माय गॉश, नई एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट हटा दिया है शायद। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं।
that isolated metabolic reactions जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं अकरिंग इन सेल फ्री सिस्टम, ऐसी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेरे साथ साथ लिखो बेटा, ऐसी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल फ्री सिस्टम में चल रही है, ध्यान देना मैं क्या लिखूंगी, इज नाइदर अ लिविंग थिंग, ना तो वो लिविंग थिंग है नॉर नॉन लिविंग थिंग, और ना ही वो नॉन लिविंग थिंग है। स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जो आर्टिफिशियल कंडीशन में चल रही है, इस दौरान ये पूरा सेटअप को हम ना तो लिविंग थिंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं, बट सर्टनली दिस रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन, but certainly this reaction is a living reaction. ठीक है, ये रिएक्शन जो चल रही है, ये रिएक्शन, इसमें कोई दौराए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन होती है, क्योंकि इस तरह की रिएक्शन एक लिविंग सेल में ही देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरे सेटअप को ना तो मैं लिविंग थिंग कहूंगी और ना ही मैं नॉन लिविंग थिंग कहूंगी। क्लियर बेटा, ये लाइन समझ में आ गई आपको? ये लाइन अक्सर पूछ लेते हैं। डन 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 डन। तो मेटाबॉलिज्म से यही पूछता है, और आपको पता ही है हमने मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों कहा, क्योंकि धरती पे कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना होता हो, और मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग एंटिटीज में देखने को मिलता है, वो कभी भी नॉन लिविंग एंटिटीज में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बेटा, तो आगे चलेंगे। अब मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। चलिए, तो कॉन्शियसनेस जो शब्द है बेटा, ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है होश में होना। अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग सर्च करोगे, होश में होना, कि आप होश में हो। लेकिन अगर हम इसे बायोलॉजिकल टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले तो ये समझो, हम यहां पे दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एक है स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है बेटा हमारे आसपास हो रहा कोई भी बदलाव, हमारे आसपास हो रहा कोई भी बदलाव स्टिमुलस होता है। वो स्टिमुलस फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। माने कि सपोज अभी मैं इस कमरे में खड़ी हूं और एकदम से कोई इस कमरे की लाइट बंद कर दे, तो क्या हुआ, मेरे आसपास एक बदलाव बनाया गया, एक चेंज किया गया, तो मैंने इस चेंज को स्टिमुलस कहा। और ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल स्टिमुलस है। किसी ने कमरे की लाइट बंद कर दी, या फिर किसी ने कमरे का एसी बंद कर दिया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो मेरे आसपास बदलाव किया गया, स्टिमुलस मुझे दिया गया, राइट? ये भी फिजिकल स्टिमुलस है। या फिर इस कमरे में किसी ने कोई गैस छोड़ दी, मस्टर्ड गैस छोड़ दी, तो मैं परेशान हो गई, ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। या फिर एकदम से मिश्री आके पीछे से चिल्लाने लग जाए, मम्मी मम्मी मम्मी, तो ये कैसा चेंज होगा? बायोलॉजिकल चेंज होगा। मतलब मेरे आसपास के वातावरण में, जो मेरा आसपास का इमीडिएट एनवायरनमेंट है, केरला में क्या हो रहा है अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे आसपास का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसमें किया गया कोई भी बदलाव मेरे लिए स्टिमुलस है, जो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। अब आसपास बदलाव किया तो गया और मैंने उसे महसूस भी किया,
लेकिन जब तक मैं इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दूंगी, रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करूंगी, तब तक मुझे होश में नहीं माना जाएगा। मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स में होश में होने का मतलब है कि आप सबसे पहले तो अपने आसपास हो रहे बदलाव को महसूस करो, और महसूस करने के बाद एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करो, तब आप कहलाओगे कि आप कॉन्शियस हो। माने इस कमरे का लाइट बंद कर दिया, लाइट बंद हो गई, मैंने महसूस कर लिया लाइट बंद हो गई, तो इसे बोलते हैं परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। द वर्ड, साइंटिफिक वर्ड यूज्ड फॉर इट इज परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। परसेप्शन मतलब परसीव करना, मेरे सेंस ऑर्गन्स ने उसको परसीव कर लिया, महसूस कर लिया, उस सिग्नल को कैच कर लिया कि लाइट बंद हो गई है। लेकिन महसूस करने के बाद भी, परसीव करने के बाद भी मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रही हूं, मैं बस यूं खड़ी हुई हूं, तो क्या मैं कॉन्शियस हूं? नहीं। जैसे ही मेरे सेंस ऑर्गन्स ने इस इंफॉर्मेशन को, इस सिग्नल को कैच किया, परसीव किया, तो एकदम से मेरे ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया, अरे लाइट क्यों बंद कर दी, मैं पढ़ा रही हूं, लाइट ऑन करो। तो मैंने रिस्पॉन्स जनरेट किया, यानी कि मैं कॉन्शियस हूं। तो कई बार ये क्वेश्चन आप आ जाता है, भटकाने वाला क्वेश्चन, दैट परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। माने अगर आपने अपने आसपास हो रहे बदलाव को महसूस कर लिया है तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो आप कहोगे नहीं, कॉन्शियसनेस का मतलब है परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स। माने हमने अपने आसपास हो रहे बदलाव को, स्टिमुलस को कैच किया, महसूस किया, और फिर उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया, तब कहलाएगा वो कॉन्शियसनेस। ओके, सो हाउ विल यू डिफाइन कॉन्शियसनेस इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी? अंग्रेजी मतलब तो हो गया होश में होना, लेकिन बायोलॉजी में होश में होने का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में होश में होने का मतलब होता है परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स। राइट? परसेप्शन का मतलब कैच कर लेना, महसूस कर लेना। जब मेरे सेंस ऑर्गन्स महसूस कर लेंगे कि यहां कोई बदलाव हुआ है, तो उसे हम कहेंगे परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, और फिर उसके लिए रिस्पॉन्स दे देंगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ हम कॉन्शियस हैं भाई। राइट? चलिए, अब ये स्टिमुलस क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टिमुलस? स्टिमुलस को आप कह सकते हो एनी चेंज in the immediate environment of an organism. Any change in the immediate environment of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के इमीडिएट एनवायरनमेंट में किया गया बदलाव स्टिमुलस कहलाता है। और टाइप्स ऑफ स्टिमुलस की अगर हम बात करें, ये स्टिमुलस कितने तरह का हो सकता है? तो आप कहोगे ये स्टिमुलस भी 3 तरह का हो सकता है। ये फिजिकल हो सकता है नेचर में। फिजिकल माने लाइट, लाइट में कोई किया गया बदलाव, टेम्परेचर में कोई किया गया बदलाव, फिजिकल स्टिमुलस कहलाएगा। फिर दूसरा टाइप का हो जाता है बेटा आपका केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस में आपके केमिकल्स आ जाते हैं, गैसेस आ जाती हैं, हार्मफुल गैसेस आ जाती हैं। राइट? जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो सर्दियों में जब नवंबर दिसंबर का मौसम आता है तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, सब मास्क लगाने लगते हैं क्योंकि एयर में इतने पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या है? केमिकल स्टिमुलस है। तो पॉल्यूटेंट्स की बात हम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल स्टिमुलस, अब जैसे बरसात के मौसम में दुनिया भर के मच्छर आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स में? अरे काट लिया, अरे
अरे काट लिया रे, मक्खियां आ जाती हैं, या फिर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं, बैक्टीरिया, जैसे कभी किसी मौसम में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम रिस्पॉन्स कैसे देती है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उससे लड़के, एंटीबॉडीज बना के, राइट। तो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गए, ठीक। जैसे आपके बगल में आपका भाई बैठा है या बहन बैठी है, आप पढ़ रहे हो, पीछे से उसने मुक्का मार दिया, तो आप क्या करोगे, तुरंत वापस से मुक्का मारोगे, है ना। तो ये क्या हुआ, बायोलॉजिकल स्टिमुलस, और आपने इसके लिए रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड किया, तो आप होश में हो, आप कॉन्शियस हो। ओके बेटा, सो दिस इज कॉन्शियसनेस, स्टिमुलस को परसीव करना, महसूस करना, और फिर रिस्पॉन्स देना। इसमें सवाल क्या पूछता है कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉन्शियसनेस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप कहोगे केवल महसूस करने से काम नहीं चलेगा, जब तक रिस्पॉन्स नहीं है तब तक कॉन्शियसनेस नहीं है भाई। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, चलें आगे। अब यहां पर एक और स्टिमुलस की बात की जाती है जिसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। ये भी एक फिजिकल स्टिमुलस है। फोटो पीरियड भी एक तरह का फिजिकल स्टिमुलस है। क्या होता है फोटो पीरियड, नाम ही बता रहा है, फोटो पीरियड। फोटो माने लाइट, पीरियड मतलब समय, कितने समय के लिए किस प्राणी को कितनी लाइट मिल रही है, दैट इज फोटो पीरियड। सो व्हाट इज फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने समय के लिए लाइट मिल रही है उसे हम फोटो पीरियड कहते हैं, कितने समय के लिए, राइट। ये भी एक तरह का फिजिकल स्टिमुलस हो गया। तो जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वो कितने समय के लिए उन्हें लाइट मिल रही है उसके लिए अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आप 11th क्लास में ही हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां हम ये जानेंगे कि प्लांट्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। माने कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पे फूल आने के लिए उन्हें लंबा दिन का समय चाहिए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पर फूल आने के लिए उन्हें छोटा दिन का समय चाहिए। यानी कि उन्हें कितने समय के लिए लाइट मिल रही है, इस बात पर यह निर्भर करता है कि उनके ऊपर फूल आएगा या नहीं आएगा, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे एनिमल्स सीजनल ब्रीडर होते हैं, माने वो केवल एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम ऐसे नहीं है, ह्यूमंस में तो पूरे साल कभी भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, कैट में, डॉग, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जिनमें पूरे साल कभी भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, माने कि उनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है। और उसमें से भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब छोटा दिन होता है, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब बड़ा दिन होता है। तो यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उन्हें लाइट कितने समय के लिए मिलेगी, यानी कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है कितने समय के लिए लाइट मिलेगी, इसके लिए। तो जो फोटो पीरियड है वो भी एक तरह का स्टिमुलस है, और ये प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है और एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। तो अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो जो फोटो पीरियड है दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग,
मतलब प्लांट्स जो हैं वो फोटो पीरियड के लिए, माने कि उन्हें कितने समय के लिए लाइट मिल रही है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं, या तो फूल लाके या फूल ना लाके रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स के केस में कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग सर्टेन फोटो पीरियड, ओनली ड्यूरिंग सर्टेन फोटो पीरियड, मतलब वो तभी रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा जब उन्हें पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलेगी, कि इतनी दिन इतने समय की लाइट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे एनिमल्स को हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, राइट। तो ये फोटो पीरियड भी एक एग्जाम्पल बन जाता है हमारा कॉन्शियसनेस का, राइट। इतना समझ आ गया बेटा, बताइए, इतना समझ आ गया सारे बच्चों को? चलिए, इतना लिख लिया बेटा, आगे चल सकते हैं। एवरीवन डन विद दिस? चलो, अब यहां पर हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलती। सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम कई बार सेल्फ अवेयरनेस भी कह देते हैं, और ये देखने को मिलती है ओनली इन ह्यूमन बींग्स। ओनली इन ह्यूमन बींग्स। धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनमें से केवल हम ह्यूमंस ऐसे हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर सेल्फ अवेयरनेस होती है। माने कि मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे दादा दादी कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, मुझे अपने एंसेस्टर्स के बारे में सब कुछ पता है, मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है, मुझे खुद के बारे में पता है, मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मुझे पता है कि मुझे खुद को ग्रूम कैसे करना है। हम अच्छे से जानते हैं हमें कौन सा कपड़ा हम पे जचता है, कौन सा नहीं जचता, हमें कौन सा हेयर कट लेना चाहिए, राइट। हमें बगल वाले के साथ कंपटीशन रखना है, हेल्दी कंपटीशन, ताकि हम अपने करियर में आगे बढ़ सके, हमें किस तरह की एजुकेशन लेनी है। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें हमें खुद के बारे में ही बहुत नॉलेज है और हम खुद के बारे में इतना अवेयर हैं कि हम जानते हैं हमें अपना करियर कैसे बनाना है, अपनी एजुकेशन कैसे करनी है। तो इस तरह की हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन बींग्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम नहीं, चिंपैंजी भी तो होते हैं पर उनमें इस लेवल का नहीं होता। ऐसे तो बंदर भी होता है, एक दूसरे के जूम निकालते रहते हैं, एक दूसरे के वो जो हो जाते हैं ना, जुएं हो जाती हैं बालों में, वो निकालते रहते हैं। दिस इज नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है, राइट। चलिए, सो दिस इज हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस इज हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कई बार क्या बोल देता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन अक्सर आती है क्वेश्चंस में, अक्सर मिलेगी आपको ये लाइन। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट साफ साफ फॉल्स है।
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये अक्सर लिखी आती है, आप कहोगे नहीं, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ओनली ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर एक और केस समझाते हैं, और वो केस आता है कोमा पेशेंट का। कोमा पेशेंट को हम कहते हैं एक ब्रेन डेड पर्सन, और ये होती है एक मेडिकल कंडीशन। हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, माने कि धरती पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस ना हो। तो फिर बच्चे कहते हैं नहीं मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, कोमा पेशेंट एक्सेप्शन है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है मैम, क्योंकि कॉन्शियसनेस का ना एक्सेप्शन है। कोमा पेशेंट कॉन्शियस नहीं होते, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, बस पड़े रहते हैं, तो एक्सेप्शन हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब बे गधाऊ, कोई कोमा में पैदा होता है क्या? कि भगवान जी ने कोई बच्चा पैदा किया, हाँ चलो भाई बच्चा पैदा हुआ है, ओ ये तो कोमा में पैदा हुआ है भाई। कोमा में होना कोई नेचुरल कंडीशन नहीं है, ये कोई नेचुरल स्टेट नहीं है कि चलो भैया फलाना बच्चा कोमा में पैदा हुआ है, चलो भैया 100 बच्चों में से 5 बच्चे कोमा में पैदा हुए हैं। ये तो एक मेडिकल कंडीशन है, ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें सर पे चोट लगने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से ब्रेन डेड हो जाता है और बंदा रिस्पॉन्स देना छोड़ देता है। ये कोई नेचुरल कंडीशन नहीं है, राइट? तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस ना होती हो। अगर कोई बंदा कोमा में है तो वो कोमा में पैदा नहीं हुआ है भाई, वो एक मेडिकल कंडीशन है जो सर पे चोट लगने से उसमें आई है। और इस दौरान कोमा पेशेंट को तो मैं सही मायनों में एक लिविंग स्टेट में कह भी नहीं सकती, क्योंकि कोमा पेशेंट को जिंदा रखना अपने आप में बहुत महंगा होता है। एक कोमा पेशेंट को जिंदा रखना, वो मशीनों पे जिंदा रखते हैं उसको, डायलिसिस की मशीन, किडनी की सफाई करने के लिए, हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए। अगर जिस मोमेंट आप वो मशीन हटा दो, भगवान को प्यारा हो जाएगा वो बंदा। तो वो बंदा तो खुद को जिंदा भी नहीं रख पा रहा है, तो क्या वो पूरी तरह लिविंग है? नो। तो हम कोमा पेशेंट को कोई एक्सेप्शन नहीं लेते हैं। कोमा में होना ये एक मेडिकल कंडीशन है जहां पे बंदा ब्रेन डेड है और वो मशीन्स के ऊपर निर्भर है जिंदा रहने के लिए। वो पूरी तरह ना तो मरा हुआ है और ना ही वो पूरी तरह जिंदा है, और ये भी तय है कि वो कॉन्शियस नहीं है, पर फिर भी कोमा पेशेंट कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, चलिए। सो कोमा पेशेंट एक मेडिकल कंडीशन हो गई जहां पर कोमा पेशेंट कभी भी कॉन्शियस नहीं होते हैं, दे आर नॉट कॉन्शियस, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, राइट? दे आर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। वो मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टू लिव। ठीक है, चलिए। तो इसके साथ कॉन्शियसनेस भी होता है खत्म। अब हम चलते हैं द लास्ट थिंग, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एक बच्चा पूछ रहा है मैम व्हाट अबाउट मेंटल पीपल, जिनका दिमाग काम नहीं करता? बेटा रिस्पॉन्स तो देते हैं वो। अगर आप उनके हाथ पे मोमबत्ती रखोगे तो वो चिल्लाएंगे जल गया जल गया जल गया, या फिर वो हंसेंगे आप उनके हाथ पे मोमबत्ती रखोगे तो रिस्पॉन्स तो देंगे वो। चलिए अब चलते हैं द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम सेल में भी पढ़ चुके हैं, इसका दोबारा रेपिटेशन है। तो जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, उन्हें पता है कि ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूं सेल चैप्टर में, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एटॉमिक लेवल पर। सबसे पहले हम चले कहां, मेरे साथ साथ इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम इसको समझेंगे साथ साथ, मेरे साथ साथ ये चार्ट बनाते जाओ। एटॉमिक लेवल पर हम बात करेंगे किसकी? एटॉमिक लेवल पर हम बात करते हैं एटम्स की। तो ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें बनी हुई हैं सब में एटम्स हैं। तो सबसे पहला एटॉमिक लेवल आता है जो एटम्स होते हैं। फिर ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंचते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, राइट? तो एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया। तो सबसे पहले एटॉमिक लेवल आया, फिर मॉलिक्यूलर लेवल आया, फिर उसके बाद आता है सब सेल्यूलर लेवल। पहले बना लो फिर समझ में आएगा ये। इसके बाद आता है सब सेल्यूलर लेवल। सब सेल्यूलर लेवल की जब हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग एंटिटीज में, नॉन लिविंग थिंग्स में सब सेल्यूलर लेवल पर आ जाते हैं। मेरे साथ साथ लिखो, अभी रोना मत, को समझ नहीं आ रहा, पहले लिखो फिर समझते हैं। नॉन लिविंग एंटिटीज में यहां पर आ जाते हैं मिक्सचर्स, सस्पेंशंस, एक्सेट्रा। और अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग एंटिटीज की बात करें, तो वहां पर सब सेल्यूलर लेवल पर आते हैं साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद आता है सेल्यूलर लेवल। और ये इसीलिए मैं बोल रही हूं बेटा कि जो सेल चैप्टर है, जो हम पूरी सेल बायोलॉजी पढ़कर आ चुके हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ होल बायोलॉजी। पूरी बायोलॉजी का बेसिस है सेल चैप्टर। ये सब मैं तुम्हें वहां समझा चुकी हूं ऑलरेडी सेल चैप्टर में। तो सेल्यूलर लेवल पर हमारा कौन आ जाता है? सेल। फिर आता है सेल्यूलर लेवल के बाद टिश्यू। टिश्यू के बाद आता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। और फिर अपना आता है ऑर्गेनिज्म। चलिए, तो जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा। जो नए हैं उनके लिए एक बार फटाफट से बता देते हैं। देखो बेटा, मैं अपनी बात कर रही हूं, ठीक है? मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रही हूं, मैं अपनी बात कर रही हूं। तो सबसे पहले एटम्स बने नेचर में, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई एटम्स बने। एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स को बनाया। फिर मॉलिक्यूल्स ने मिलकर कौन से लेवल पर गए? सब सेल्यूलर लेवल पर। अब ये कौन सा लेवल है मैम? अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं मिक्सचर्स, कोलॉइड्स, सस्पेंशंस, जो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे क्या होते हैं। लेकिन जब लाइफ का जन्म हुआ, जब अर्थ पर लाइफ का जन्म हुआ,
लाइफ आने लगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाना शुरू कर दिया? साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर इन सब ने मिलकर जन्म दिया सेल को। आपको यह पता है कि धरती पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके पास एक सेल ना हो। तभी हम कहते हैं दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके पास सेल है। यानी कि लाइफ, अगर आपको लाइफ को डिफाइन करना है तो उस लाइफ के पास कम से कम एक सेल तो होना चाहिए। अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, अगर बेटा मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर मैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इन सब की बात करूं तो यहां तक चीजें आके खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर हम चलते हैं आगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक, वहां क्या होता है? सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी में सेल्स हैं, मेरी बॉडी में सेल तो है ही है, क्योंकि सेल के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक लिविंग सेल तो सबके पास है, चाहे कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या चाहे कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल तो सबके पास है ना? बैक्टीरिया के पास भी सेल है, मेरे पास भी सेल है। तो मेरी बॉडी में खूब सारे सेल्स ने मिलकर पहले टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू ने मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाया, एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम, राइट। फिर वो सारे टिश्यू सिस्टम ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, हार्ट, ब्रेन, लिवर। फिर इस ऑर्गन ने मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाया, सारे ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो मैं बन गई अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल तो मेरे पास भी है, यानी कि सेल इज द बेसिस ऑफ लाइफ। धरती पे कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिसके पास सेल ना हो। इसीलिए हम कहते हैं सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट बेटा। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। एटम्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे हमने क्या कहा? सब सेल्युलर लेवल। फिर इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे हमने बोला सेल। सेल ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन मतलब समूह बनाया, ग्रुप बनाया, जिसे हमने टिश्यू कहा। टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है ऑर्गेनाइजेशन, राइट बेटा। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर ये लाइन मैं आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूं, और ये मैं अभी आपको भी बता रही हूं, सेल चैप्टर में भी हम ये लाइन पढ़ चुके हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था गूगल, याद है? गूगल एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और गूगल को कौन नहीं जानता? गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है, ग्रुप है, बहुत सारे एम्प्लॉयज का। दुनिया भर में जाने कितने सारे एम्प्लॉयज गूगल कंपनी में काम करते हैं। तो जो गूगल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गूगल कंपनी है, अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो गूगल एक बहुत फेमस कंपनी है, बहुत रिच कंपनी है, राइट। तो जितने भी एम्प्लॉयज मिलकर गूगल कंपनी को बना रहे हैं, क्या वो सारे भी इतने ही रिच हैं? क्या वो सारे एम्प्लॉयज भी इतने ही फेमस हैं? बताओ।
मैं कह रही हूं गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कंपनी बहुत रिच है, बहुत फेमस है, लेकिन उसमें काम कर रहा हर एक एम्प्लॉय जो मिलकर उस कंपनी को बना रहा है, क्या वो सारे एम्प्लॉयज भी उतने ही रिच और फेमस हैं? क्या उनकी भी वही प्रॉपर्टी है जो गूगल कंपनी की प्रॉपर्टी है? यस और नो? बताओ जल्दी से। नो। यस, एग्जैक्टली। यानी कि जो गूगल कंपनी की प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी उसके इंप्लॉयज की नहीं है जो मिलकर उसे बना रहे हैं। राइट, वेरी गुड बेटा। वो प्रॉपर्टी गूगल कंपनी को क्यों मिली है? क्योंकि उसमें काम कर रहे जितने भी इंप्लॉयज हैं उन्होंने एक साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके काम किया और उनके काम की वजह से गूगल कंपनी को वो प्रॉपर्टी मिली। राइट। तो देखो एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, आ जाओ। द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, मेरे साथ साथ लिखेंगे फिर इसका मतलब समझेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू is not present the property of tissue is not present in its constituent cells, but arises due to underlying interactions but arises due to underlying interactions between them। ये बात आप कहीं भी लगा सकते हो, आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ molecule is not present in its constituent atoms। कहीं भी लगा सकते हो, ये लाइन कहीं भी छाप सकते हो। is not present in its constituent atoms but arises due to interactions between them। मतलब क्या है मैम? देखो लाइन को पढ़ते हैं, अंग्रेजी थोड़ी जटिल हो गई है पर समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, टिश्यू जो कि एक समूह है, जो कि एक ग्रुप है सेल्स का, सेल मिलकर टिश्यू को बना रहे हैं, जैसे खूब सारे इंप्लॉयज मिलकर गूगल कंपनी को बना रहे हैं। तो जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है यानी कि गूगल कंपनी की जो प्रॉपर्टी है इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो मिलकर उसे बना रहे हैं। गूगल कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी इंप्लॉयज की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट इंप्लॉयज की प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसे बना रहे हैं, राइट। लेकिन बट अराइजेस, लेकिन गूगल कंपनी को जो वो प्रॉपर्टी मिली है वो मिली है ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस बिटवीन देम। मतलब जिस तरह से इंटरैक्ट करके मिल बांट के उन इंप्लॉयज ने काम किया है, उस काम की वजह से, उस इंटरैक्शंस की वजह से गूगल कंपनी को प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन वही सेम प्रॉपर्टी उसके हर एक इंप्लॉय की, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट इंप्लॉयज की नहीं है, राइट। यही बात आप हर जगह लगा सकते हो। आप ये बात यहां लगा दो, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गन is not present in its constituent tissue system but arises due to interaction। मतलब ये वाली लाइन कहीं भी लगा सकते हो। क्लियर है बेटा?
बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, तो ये हमारा खत्म हुआ बेटा क्या पूरा क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग। हमने पांचों चीजें अच्छे से पढ़ ली, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से हमने जाना कि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी प्रॉपर्टीज हैं डिफाइनिंग, लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक, और उसका कारण भी हमने जाना कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि वो लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, लेकिन ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, राइट। और रिप्रोडक्शन इसलिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्योंकि वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं कुछ जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। चलिए, तो इसके साथ हमारा ये कहानी खत्म होती है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, वो भी हम लिख लेते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले लाइन लिखो, पहले लाइन लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms share common genetic material, share common genetic material, but to varying degrees। और दूसरी लाइन है all living organisms arises from all living organisms arises from common ancestor, that is progenote। ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, अब इन दोनों को एक बार समझते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं बेटा, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, डीएनए। हम ये पढ़ चुके हैं, याद है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं? जो हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए है, हाथी का जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए है, घोड़े का भी, मछली का भी, खरगोश का भी, हमारा भी। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पर है, वायरसेस को छोड़ दो, वायरसेस तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, सबका जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। लेकिन हम सबका डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग है। जैसे मछली के पास गिल्स बनाने की जीन है, उसके डीएनए पर गिल्स बनाने की इंफॉर्मेशन है। चिड़िया के डीएनए पर पंख बनाने की इंफॉर्मेशन है, बंदर के पास पूंछ बनाने की इंफॉर्मेशन है। हम सबका जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, डीएनए, लेकिन उस पर जो छपी हुई इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग है। तो लाइन का मतलब देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, जो कि क्या है? डीएनए है। बट टू वेरिंग डिग्रीज, वेरिंग डिग्रीज मतलब हम सबका डीएनए, हम सबका जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, डीएनए, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे क्या है? बदलाव हैं। दूसरा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, वो ऐसा माना जाता है कि वो सारे एक ही एंसेस्टर से आए हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया आया, फिर उसमें धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो सी लाइफ आई, फिर लैंड लाइफ आई। मतलब हम सबका एक ही एंसेस्टर है जिससे हम सब आए हैं, और वो उसे हम कहते हैं प्रोजीनोट। क्लियर? चलिए,
चलिए बेटा, तो एक पार्ट तो चैप्टर का खत्म हुआ, क्या कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग, हम लिविंग को डिफाइन कैसे करते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो लिविंग को डिफाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी बैक्टीरिया, हाथी, घोड़ा, चींटी, जितने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो हम कहेंगे ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ all different kinds of living organisms present on earth. धरती पे जितने भी अलग अलग तरह के प्राणी हैं, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, राइट। चलिए अब यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUCN। IUCN, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, नीट में एक बार आई हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of nature and natural resources। ये फुल फॉर्म आई हुई है नीट में, इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको हम कहते हैं IUCN। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल। कई बार भटकाता है, यहां पे इंडियन लिख देता है, नहीं, इंटरनेशनल यूनियन। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसका काम है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना, कंजर्व करना। तो ये फुल फॉर्म है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक धरती पर जितनी स्पीशीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। जितनी भी स्पीशीज धरती पर हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो टेक्सोनॉमिकली नोन है, टेक्सोनॉमिकली नोन का मतलब होता है जिन्हें हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, वो 1.7 to 1.8 मिलियन है, राइट। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अभी भी लगभग 60 to 70% स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें हमने डिस्कवर ही नहीं किया है, हमें अभी भी उन्हें डिस्कवर करना है। तो अकॉर्डिंग टू IUCN के मुताबिक टेक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज, टेक्सोनॉमिकली नोन का मतलब क्या है बेटा? डिस्कवर्ड, जिन्हें हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिनके नामों को हम जानते हैं, वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। पर अभी भी जाने कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हमें डिस्कवर करना है, राइट। तो ये जो डेटा भी आपके सामने मैंने लिखा है, ये सीधा क्वेश्चंस में पूछ लेता है, राइट। चलिए, इतनी बात समझ आई। अब धरती पे जाने इतने सारे प्राणी हैं, नाना प्रकार के, हमें उन्हें पढ़ना है,
समझना है, जानना है। क्या वो इतना आसान है? क्या उनको पढ़ना, समझना, जानना इतना इजी है? नहीं, मुश्किल है। तो फिर यहां पर एक ब्रांच ऑफ साइंस आई, एक नई ब्रांच ऑफ साइंस, जिसने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया कि हम मदद करेंगे इस बायोडाइवर्सिटी को जानने में, पहचानने में, समझने में, पढ़ने में, डिस्कवर करने में। एंड दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, राइट? तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, उनको एक एक करके अकेला अकेला पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो यहां पर हमें एक जरूरत महसूस हुई और उस जरूरत का नाम था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांटकर पढ़ते हैं, मतलब जितने ह्यूमंस धरती पर हैं उनको एक एक करके पढ़ना आसान नहीं है, तो हम पूरे ह्यूमन को एज अ ग्रुप स्टडी करते हैं, क्योंकि जो एक ह्यूमन की कैरेक्टर है वही बाकी सारे ह्यूमंस की कैरेक्टर्स होंगी, है ना? मेरे पास 2 किडनी है तो सारे ह्यूमंस में 2 किडनी होंगी, 2 कान है तो, राइट? तो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप में बांटकर पढ़ना ज्यादा आसान होगा रादर देन अकेले अकेले पढ़ना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांटकर पढ़ते हैं। तो क्योंकि इतनी भारी बायोडाइवर्सिटी धरती पर है, तो यहां पर हमारे सामने आई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी हमें क्या महसूस हुआ? हमें महसूस हुई जरूरत क्लासिफिकेशन की। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। और क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है टू डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना, समझ आ गया? लेकिन इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को करने के लिए एक ब्रांच ऑफ साइंस आई जिसे हमने टेक्सोनॉमी कहा। तो हम कहेंगे ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, which deals with process of classification is taxonomy. वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसने क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को करने की जिम्मेदारी उठाई, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ओके, इसे हमने कहा टेक्सोनॉमी। चलिए, अच्छा बेटा, इस वाले चैप्टर से ना बहुत पुराने क्वेश्चंस मत करना, जैसे 15 साल पुराने, 20 साल पुराने। इस चैप्टर में जाने क्या क्या पढ़ाते थे, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, मदर। अब सीबीएसई में फादर मदर पे क्वेश्चन नहीं आता है, कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है, नामों पे सवाल बहुत कम आते हैं। और फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है और मैंने नोट्स में नहीं बताई है, और अगर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कोई देखने को मिले, पुराना क्वेश्चन, तो आपको वो छोड़ना है। चाहे आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से वो क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर किसी और किताब से कर रहे हैं, क्योंकि पुराने फॉर्मेट से क्वेश्चन नहीं आते।
पहले इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ाते थे, होलोटाइप क्या होता है, सिन टाइप क्या होता है, नियोटाइप क्या होता है, दुनिया जहान की चीजें बताते थे, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पता नहीं क्या क्या। तो जो मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगी और जो एनसीईआरटी में नहीं होगा वो आपको छोड़ना है, आंख बंद करके, भरोसा करके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है, कौन से साल में कौन सी फलाना डिस्क, ये सब पे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। आप जैसा कि नीट में पेपर देख पाओगे, जो साइंटिस्ट एनसीईआरटी में लिखे हैं उन्हीं के नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। किसने कौन सी किताब लिखी थी, ये सब पुराने फॉर्मेट के क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। चलिए अब अपनी जो टेक्सोनॉमी है बेटा, वो भी दो तरह की है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। टेक्सोनॉमी भी दो तरह की है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और दूसरी है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी का मतलब बेटा पुरानी टेक्सोनॉमी, पुरानी। तो जो पुरानी टेक्सोनॉमी थी वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करती थी, माने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटती थी, लेकिन वहां पर ग्रुप्स में बांटने का केवल एक ही क्राइटेरिया होता था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, कोई प्राणी बाहर से कैसा दिख रहा है, ये उसका एक्सटर्नल फीचर होता है, मॉर्फोलॉजी होता है। तो जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी थी वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट देती थी, केवल किस बात के बेसिस पर, केवल क्या देखकर, उनकी बाहरी अपीयरेंस देखकर, वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं ये देखकर सिर्फ जो है डिवाइड कर देती थी ग्रुप में। लेकिन फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आई और हमारे सामने आई मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ना केवल बाहर की अपीयरेंस को यानी कि मॉर्फोलॉजी को देखा गया, बल्कि बहुत और सारी चीजों को कंसीडर किया गया, जैसे एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी अंदर से कैसी है, कौन कौन से टिश्यूज, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। देन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कौन सा प्राणी कौन से हैबिटाट में पाया जाता है, जैसे कैक्टस डेजर्ट्स में पाया जाता है, राइट, स्नो लेपर्ड स्नो में पाया जाता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी क्या है, माने वो कहां पाया जाता है, उसका हैबिटाट क्या है। देन डेवलपमेंटल प्रोसेस, माने कि किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है। कुछ ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट बहुत सिंपल होता है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, लेकिन हम में डेवलपमेंटल प्रोसेस बहुत जटिल होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है। तो हमने डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी देखा। देन एम्ब्रियोलॉजी को भी देखा गया, माने किस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। एम्ब्रियो जानते हो ना बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। फिर सेल की इंफॉर्मेशन को भी देखा गया, सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, किसी सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, राइट, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी ने केवल ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं बांट दिया कि बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, उसने और भी चीजों को देखा कि किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो कहां पाया जाता है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल इंफॉर्मेशन क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टेक्सोनॉमी ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, उनको ग्रुप्स में बांटा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी केवल किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? बेस्ड ऑन ओनली एक्सटर्नल फीचर्स। केवल एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस्ड है। एक्सटर्नल फीचर्स माने मॉर्फोलॉजी। लेकिन वहीं हमारी जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन
मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी को भी देख रही है, ये एनाटॉमी को भी देख रही है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल फीचर्स, ये हमारी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी देख रही है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब हैबिटाट, कौन सा फलाना ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी देख रही है। ये साइटोलॉजी को भी देख रही है। साइटोलॉजी मतलब सेल इंफॉर्मेशन। ये एम्ब्रियोलॉजी को भी देख रही है, माने एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड द मॉडर्न टेक्सोनॉमी, राइट। आज टेक्सोनॉमी तक ही रखते हैं, बाकी सिस्टमैटिक्स अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है बेटा। कितना लिख लिया बेटा सबने? बस स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी और लिखा देती हूँ, चार स्टेप्स हैं टेक्सोनॉमी के, ये और लिख लो। फिर इसके बाद कल की क्लास में देखिए। These are the steps of taxonomy, राइट। और इसको आपको इसी ऑर्डर में याद करना है। आप गूगल पे देखोगे तो वहां कुछ और ऑर्डर लिखा हुआ होगा, कहीं और नहीं। दिस इज फाइनल। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। आपको ऐसे ही याद करना है। गूगल बाबा आपको क्या बताएंगे, बाकी जगहों पर क्या लिखा होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके बेटा, जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है आप उसी ऑर्डर में इसको याद करोगे। मतलब सपोज आपको किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, ग्रुप में बांटना है। आपके सामने एक बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म खड़ा है, राइट। आप इसको नहीं जानते, आप इसको पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप इस ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रखना चाहते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस ऑर्गेनिज्म को ऊपर से नीचे तक पूरा घूर डालोगे, राइट। इसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब आपको इस ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही होंगी आप उन सबको नोट डाउन कर लोगे। इसके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, पूंछ है। फिर आप ये पहचान करना शुरू करोगे ये किसके साथ मैच खा रहा है। अच्छा, ये तो ह्यूमन जैसा सा लग रहा है, चिंपैंजी जैसा सा लग रहा है, इसे हम शायद उस ग्रुप में रख सकते हैं, तो चलो इसको प्राइमेटा ग्रुप में रख देते हैं, राइट। तो पहले तो हमने इस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स को नोट डाउन किया, इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। फिर हमने उसकी पहचान करी,
हमने देखा कि और कौन से ग्रुप में ऐसा सा ऑर्गेनिज्म है, पहचान करी, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया। जब हमने उसकी पहचान कर ली तो हमें लगा अच्छा ये तो इस ग्रुप के साथ मैच खा रहा है, तो हमने इस ऑर्गेनिज्म को उठा के इस ग्रुप में रख दिया, तो हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। और फिर जब ग्रुप में रखने के बाद हमने उसे नाम भी दिया, उसका नामकरण भी किया, जिसको हमने कहा नॉमेनक्लेचर। तो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, और आप इसे इसी ऑर्डर में याद करोगे, पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब है टू मेक अकाउंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर्स। देन टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उन सारे कैरेक्टर्स की पहचान करना। फिर क्लासिफिकेशन का मतलब है टू असाइन द ग्रुप, उस ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप दे देना। और नॉमेनक्लेचर का मतलब है टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम, उसे एक साइंटिफिक नाम दे देना। दीज आर द स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम जानेंगे सिस्टमैटिक्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे टेक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए। तो मुझे उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा इंस्टाग्राम पे, मैंने वो जानबूझकर नहीं बताया था एक फॉर्मूला आपको माइटोसिस में, वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इस क्वेश्चन नीट में आता ही नहीं इस तरह का, लेकिन आप एक बार फिर भी देख लो बेटा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बस ये छोटी सी चीज और देख लो बेटा। माइटोटिक डिविजन्स निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको x नंबर ऑफ सेल्स बनाने हैं तो आपको कितने माइटोसिस कराने होंगे, तो इसका जवाब क्या होता था, x-1, है ना बेटा। ये फॉर्मूला बताया था ना। एक और फॉर्मूला होता है बेटा माइटोटिक जेनरेशंस निकालने के लिए। एक तो होता है नंबर ऑफ माइटोसिस निकालने के लिए, एक होता है माइटोटिक जेनरेशंस निकालने के लिए। सपोज वो कह रहा है, इसका मतलब क्या है अभी समझाती हूं। टू फॉर्म 8 सेल्स, हाउ मेनी माइटोटिक जेनरेशंस रिक्वायर्ड। How many mitotic generations required, कितनी माइटोटिक जनरेशन हमें चाहिए होंगी 8 सेल बनाने के लिए। तो देखो बेटा, एक सेल में माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनते हैं, ठीक। फिर इसमें हुआ, इसने 2 बनाए, इसमें हुआ तो इसने 2 बनाए, फिर इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, तो कितने बने टोटल 8 बने। तो देखो मैंने एक सेल से टोटल 8 सेल बनाए। तो यहां पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो आपसे ये पूछ ले कि ये 8 सेल बनाने के लिए कितने माइटोसिस लगेंगे। तो देखो पहला माइटोसिस तो ये, फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ माइटोसिस ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, और सेवेंथ ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, x-1। अगर वो आपसे पूछ रहा है माइटोटिक डिविजन्स कितने चाहिए, लेकिन इसमें एक सवाल और बनता है, नंबर ऑफ माइटोटिक जेनरेशंस, कितने माइटोटिक जेनरेशंस लगी
8 सेल बनाने में। तो देखो ये पहली फर्स्ट माइटोटिक जनरेशन, ठीक, ये वाला, ये सेकंड माइटोटिक जनरेशन और ये थर्ड माइटोटिक जनरेशन। तो कितनी माइटोटिक जनरेशंस लगी, माने कितनी जनरेशंस माइटोसिस की लगी 8 सेल बनाने में, तो वो हमारा रहा 3। इसका फॉर्मूला होता है माइटोटिक जनरेशंस निकालने के लिए, जो फॉर्मूला होता है बेटा ये भी मैं आपको बता देती हूं। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। शायद आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा माइटोटिक जनरेशंस इज इक्वल टू 2⁻n। ठीक, तो आपको कितने बनाने हैं सेल, 8, आपको 8 सेल बनाने हैं, इज इक्वल टू 2⁻n। अब इस 8 को बदल दो 2 की पावर में, इस 8 को 2 की पावर में बदल दो। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 लिख सकते हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 3। हमें कितने सेल बनाने हैं बेटा, हमें 1 से 8 सेल बनाने हैं, है ना। तो हमें वो पूछ रहा है कितनी माइटोटिक जनरेशंस लगेंगी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, तो कितने सेल बनाने, 8। 8 को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3। इतना मैथ्स तो पढ़ के आए होंगे 9वीं 10वीं में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 की गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन, जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैम 128 सेल्स की बात वो कर रहा है और 128 सेल्स अगर हमें बनाने हैं, तो 128 सेल बनाने में कितनी माइटोटिक जनरेशंस लगेंगी। तो बनाओ, 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻7 इज इक्वल टू 2⁻n, तो n बराबर आ जाएगा 7। तो कितनी माइटोसिस की जनरेशंस लगेंगी, 7 माइटोसिस की जनरेशंस लगेंगी, तब जाकर 128 सेल बनेंगे। और अगर वो सिंपल पूछे माइटोटिक डिवीजन कितने लगेंगी, तो 128 माइनस 1 127, 127 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो वो भी फटाफट से 1 सेकंड लगा के बता देती हूं। मैंने आपको दिया था 1000 अगर मुझे माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं तो कितने मियोसिस लगेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन दिया था ना बेटा, मैं डिस्कस करना भूल गई थी, सॉरी। और अगर 1000 मेगास्पोर्स बनाने हैं तो कितने मियोसिस लगेंगे। तो बेटा हम जानते हैं कि एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, जब उसमें एक मियोसिस होता है तो वो कितने माइक्रोस्पोर बना रहा था, 4 माइक्रोस्पोर्स। याद है ना, पिछली क्लास में बताया था। तो हमें 1000 माइक्रोस्पोर्स चाहिए, तो हमें कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होंगे, 250। 250 माइक्रोस्पोर मदर सेल में 250 मियोसिस कराओगे तो कितने माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे, 1000। 4 माइक्रोस्पोर हमें 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिल जाते हैं, तो 1000 माइक्रोस्पोर हमें 250 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिल जाएंगे, जिसमें हमें कितने मियोसिस कराने पड़ेंगे, 250। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250 मियोसिस। लेकिन हम जानते हैं कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, उसमें एक सिंगल मियोसिस होकर एक ही मेगास्पोर मिलता है। याद है ना बेटा, पिछली क्लास में बताया था, बाकी 3 खराब हो जाते हैं। तो भैया अगर हमें 1000 मेगास्पोर बनाने हैं तो हमें 1000 ही मेगास्पोर मदर सेल चाहिए होंगे। तो 1000 मेगास्पोर मदर सेल में आप 1000 मियोसिस कराओगे तो बेटा 1000 मेगास्पोर्स मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000।
ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने कराए थे ना पिछली क्लास में। अगर 1000 बीज बनाने हैं तो कितने मियोसिस कराने पड़ेंगे? 1000 बीज बनाने हैं तो 1250 मियोसिस कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो ये पूछे कि 1000 माइक्रोस्पोर बनाने हैं तो बटा 4 कर देना, और अगर 1000 मेगास्पोर तो जितने मेगास्पोर बनाने हैं उतने ही मियोसिस कराने पड़ेंगे। और अगर माइक्रोस्पोर बनाने हैं तो जितने माइक्रोस्पोर बनाने हैं उसमें बटा 4 कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, उतने मियोसिस कराने पड़ेंगे। और अगर बीज बनाने हैं 1000 तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? x प्लस एक्स बाय 4, तो वो हो जाएगा 1000 प्लस 1000 बटा 4 यानी कि 1250। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई? हो, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई सबको? चलिए, चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक। तो हम मिलेंगे अब थर्सडे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, बैकलॉग फटाफट से खत्म कर लो। थोड़ा कम सो के कुछ दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करके, ताकि आप बाकियों के बराबर हो जाओ और बैकलॉग नहीं रखो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं थर्सडे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।